चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो देखो, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो कुछ क्राइटेरिया जिसके बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग। जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन कर रहा है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो वो लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन कर रहा है तो वो लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेंसेशन का काम, रिस्पॉन्स का काम कर रहा है तो वो सब लिविंग है। उसी तरीके से हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर जो बेटा पढ़ा था, वो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है या सेल डिवीजन कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो वो क्या है, लिविंग है। ये लिविंग प्रोसेस, जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो रहा है, अगर वो प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो उसको लिविंग कह देंगे। उसी तरीके से थर्ड चैप्टर में तुम्हें दिया है रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन को एक्चुअल में हम ऐसा नहीं बोलते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लिविंग है या अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग है, नहीं। ये चॉइस होती है उनकी। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। और रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस यही होता है कि हमें अगर अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना है, हमें अपनी जनरेशन आगे करनी है, हमारी जनरेशन आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर हमें हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ाना है तो हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ये चॉइस होती है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है तो वो क्या नहीं है, लिविंग नहीं है, नहीं। तो अब देखो, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कंसेप्ट को कवर करना है। पहला, रिप्रोडक्शन में दो टाइप है तुमको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वाले में रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। थर्ड कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन और हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है। और फोर्थ कंसेप्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये हमको कंसेप्ट इस चैप्टर में सीखना है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जो हमने 9th में कवर किया था उसे हम देख लेते हैं। पहला इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट वन है कि विच आर द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। तो सिंपल है, न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए। सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। कौन सा प्रोसेस करने से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो सिंपल, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो यही था, रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं बनेगी। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच आर द मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंस। तुम्हें कितने टाइप के सेल डिवीजन है, तो दो है, माइटोसिस और मियोसिस। और उसमें क्या डिफरेंस है, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए पिछले लेक्चर में 2n से हमें क्या होता है, एन कंडीशन मिलता है तो हम उसे बोलते हैं मियोसिस, माइटोसिस सॉरी। और 2n से अगर हमें 4n मिलता है, टोटल 4n मिलते हैं हमको, तो हम उसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का क्या रोल है। तो ये हम लोग ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब इन सबका जवाब यहीं पे है, ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको सारे आंसर देखो। वी हैव स्टडी इन द वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस पढ़े, जैसे कि, तो हमने कौन कौन से लाइफ प्रोसेस पढ़े थे प्रीवियस स्टैंडर्ड में, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, सेंसेशन है, रिस्पॉन्स है। ये सारे एसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारे प्रोसेस क्यों होते हैं, टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए। ये सारे जो भी प्रोसेस चल रहा है, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, ये सब होना जरूरी क्यों है, क्योंकि वो इंसान या वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे। इसके बाद भी एक और प्रोसेस होता है, बिसाइड ऑफ दीज ऑल वन मोर लाइफ प्रोसेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, मैंने पहले ही बताया है कि आप इससे आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि अगर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है मतलब ये लिविंग है, नहीं कर रहा तो ये नॉन लिविंग है, नहीं। तो यहाँ पे हाउएवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। रिप्रोडक्शन इंसान को जिंदा नहीं रखता है, बस ये क्या करता है, उसकी जो जनरेशन है उसको मेंटेन करता है ताकि वो कंटिन्यू नेक्स्ट जनरेशन इसके आ जाए।
अगर ये अपनी जनरेशन आगे बढ़ाना चाहता है तो ही रिप्रोडक्शन करता है, अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब कोई ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये हम लोग कैसे देखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो सिंपली हम जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं उससे पहले हमारे पास कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग पहले से प्रेजेंट सेल होता है, उससे हम क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हम उसे बोलेंगे वो क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। अभी देखो देखो क्या दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखो, तुमको एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझाया गया, जैसे डीएनए है या कोई सेल है, वो क्या करता है, एक छोटा सा पहले से सेल या डीएनए जेनेटिक चीजें प्रेजेंट होगी, जो हमें क्या करेगी, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाकर देगी। वो सेल अपना डिवीजन करेगी और इस तरीके से एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमें बनेगा। तो ये क्या है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को नॉर्मली तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्या डिफाइन किया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग, पहले से प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इवोल्यूशन हुआ है आज, पहले अलग वेराइटी ऑफ स्पीशीज थी, लेकिन आज बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीशीज आ चुकी है। तो ये क्या है, इवोल्यूशन है, जिसकी वजह से आज हमें क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज देखने को मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, जो ये स्पीशीज है, जो ये ऑर्गेनिज्म है, इनका रिप्रोडक्शन मेथड कितना है। तो मोस्टली हमारे पास जो है वो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पहले उसमें डिफरेंस हमको आना चाहिए। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो क्या डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स होता है, आइदर मेल या तो फीमेल, दोनों नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यूनिपेरेंटल बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बाय पेरेंटल बोलते हैं। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, इनका जो ऑर्गेनिज्म आता है वो एकदम सेम सेम आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है। ए सेक्सुअल में कोई गैमेट नहीं बनता, जैसे फीमेल और मेल में कोई गैमेट नहीं बनता है, यहाँ पे सेक्सुअल में गैमेट बनते हैं। और अगर गैमेट बन रहा है तो हमें सिंपली पता है फर्टिलाइजेशन होगा, अगर गैमेट नहीं बन रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी ऑर्गेनिज्म इससे बन जाते हैं। वहीं पे तुम्हारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, 9 मंथ टेकिंग। देखो बेबी को फॉर्म होने के लिए 9 महीने लगते हैं, तो ये स्लो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी सब टाइप कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो, तुम्हें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सेक्सुअल में तुम्हें बाइनरी है, मल्टीपल फ्यूजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाइनरी में अगेन तुमको 3 है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, लॉन्जिट्यूडनल। ये सब हम लोग वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। ओके, तो अभी पहले हम लोग चलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, formation of new organism by the organism of same species without involvement of gamete is called asexual reproduction। यहाँ पे क्या बता रहा है कि asexual जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। As this reproduction does not involve the union of different gamete, the new organism exact genetically similar the reproduction organism। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। दिस इज द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, एज आई टोल्ड यू कि ये क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि कोई एक ही इन्वॉल्व होता है, दोनों नहीं होता है। ये कौन से टाइप का सेल डिवीजन करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन करता है। इसके अंदर कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। ओके, और ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। इसका यही एक एडवांटेज है, अगर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो हमें जो स्पीशीज मिलेगी वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, टेक्स्ट बुक में देखो फर्स्ट वन तुम्हें दिया है बेटा, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन कैसे करना है, पहले उसके लिए देखो हमें करना क्या है, सिंपली
टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, ठीक है, दिया हुआ है। टेक अ कोनिकल फ्लास्क, तुम्हें कोनिकल फ्लास्क लेना है, एंड कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द पाउंड, पाउंड से तुम्हें वाटर कलेक्ट करके लाना है। देखो यहाँ पे वही हो रहा है कि टेस्ट ट्यूब है, ये तुम्हारे पास कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क में तुमने पानी जमा किया, उस पानी के अंदर तुम्हें क्या करना है, कुछ वीड्स डाल देना है तुम्हें। ये देखो, ये पानी के अंदर तुम्हें दिख रहा है, ये पानी के अंदर तुम्हें कुछ गेहूं के वीड्स डाल देना है, एक्वेटिक प्लांट जो वीट रहेगा वो इस पानी के अंदर डाल के छोड़ देना है। कुछ दिन तक के तुम डाल के छोड़ दिए तो क्या होगा, ये इस तरीके से उस पानी के अंदर ग्रो हो जाएगा। अब जब ग्रो हो जाएगा तो थर्ड फोर्थ दिन तुम्हें क्या करना है, इसे निकालना है। फोर्थ डे हो जाएगा तो इस पानी को तुम जो ये रखे हो सैंपल को, उसे निकालोगे। इसे क्या करोगे, ग्लास स्लाइड में रखोगे ये पानी, और माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे। तो जैसे ही ग्लास स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप में रखोगे तो तुम्हें कुछ क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, तुम्हारे बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स है, अमीबा है, यूग्लिना है, ये सारे क्या है तुम्हारे ऑर्गेनिज्म तुमको उसमें दिखेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें इसमें भी बाइनरी फ्यूजन में भी तुम्हें तीन है। पहला तुम्हें है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है तुम्हें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, थर्ड वन इज अ लॉन्जिट्यूडनल। तो देखो, बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। ये तुम्हें याद रखना है कि फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। फ्यूजन का मतलब होता है ज्वाइंट होना। तो देखो, सिंपल बाइनरी फ्यूजन एक्चुअल किसमें होता है, तुम्हें अमीबा में होगा। यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है अमीबा का, ये पेरेंट अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस पहले दो में डिवाइड होगा, देन इसका जो सेल है वो डिवाइड होगा, दो अलग न्यू अमीबा तुम्हें बनेंगे। ये जो दो न्यू अमीबा बनेंगे तुम इसे क्या बोलोगे, डॉटर अमीबा है ये। तो ऐसे सिंपल, ये नॉर्मली ऐसे सिंपली डिवाइड हो रहा है तो तुम इसे बोलोगे सिंपल बाइनरी फ्यूजन। किसमें हुआ, अमीबा में हुआ। वही अगर हम सेकेंड वाले की बात करेंगे, ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन, तो ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन नॉर्मली किसमें होता है बेटा, पैरामीशियम में होता है। किसमें होता है, पैरामीशियम। तो ये तुम्हारा पैरामीशियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली एक स्लाइटली ऐसा ट्रांसफर्स वेव जाएगी, न्यूक्लियस जो दिख रहा है यहाँ पे वो दोनों डिवाइड होंगे, फर्दर डिवीजन करेंगे, दोनों सेल अपने आप को अलग करेंगे और दो न्यू डॉटर पैरामीशियम बनाएंगे। तो इस टाइप के डिवीजन को तुम बोलोगे ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। यहाँ पे तुम्हारा यूग्लिना इज द बेस्ट एग्जांपल। यूग्लिना में ऐसे सेंट्रल से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को पहले दो में डिवाइड करेगा, देन उसके सेल डिवाइड होंगे, इस तरीके से सेल डिवाइड होके इंडिविजुअल अपने दो डॉटर यूग्लिना बनाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल बाइनरी फ्यूजन का। अब नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, ओके, मल्टीपल फ्यूजन में देखो क्या दिया हुआ है, इट इज अ बेस्ट एग्जांपल अमीबा। अगेन अमीबा को एग्जांपल लिया है उसने। इसमें नॉर्मली क्या होगा, जब भी लैक ऑफ फूड होगा, खाना कम पड़ जाएगा, एडवर्स कंडीशन आ जाएगी, तो ये अमीबा क्या करता है, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास ऐसे एक थिक लेयर बना देगा। दिख रही है ऐसे थिक लेयर, इस थिक लेयर को तुम बोलोगे सिस्ट। ये कब तक थिक लेयर बना के रहेगा, जब तक कंडीशन बाहर की अच्छी नहीं हो जाएगी। जैसे बाहर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो ये जब थिक लेयर बनाया था तो इसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को बहुत सारे डिवीजन कर लेंगे, और कंडीशन जब फेवरेबल हो जाएगी तो ये अपने सिस्ट को ब्रेक करके ऐसे बहुत सारे अमीबा बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, ये तुम्हें वीडियो दी हुई है, इस पे तुम्हें एकदम अच्छे से समझेगा कि देखो कैसे ये अमीबा है, जब फेवरेबल कंडीशन हुई तो क्या कर लिया, अपने आपको सराउंड कर लिया। यहाँ पे दिख रहा है उसके बाहर क्या है, एक थिक लेयर जम गई जिसको हम बोलेंगे सिस्ट। बाद में जैसे ही ये लेयर हुई तो देखो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिवाइड करने लगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए। फिर जब फेवरेबल कंडीशन हो गया तो ये सिस्ट ब्रेक हो गए और ये क्या हो गए, बॉडी से बाहर आ गए। तो इस टाइप के फ्यूजन को तुम बोलोगे मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, अब हम थर्ड देखेंगे, बर्डिंग। बर्डिंग किसमें होता है, बर्डिंग नॉर्मली हाइड्रा या फिर हमारे यहाँ ये जो हमारे पास एग्जाम्पल लिया गया ये ईस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। पहले हम लोग ईस्ट वाला देख लेते हैं। तो ईस्ट में नॉर्मली क्या होता है बेटा, देखो ये तुम्हारे पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा ऐसा बल्जी लाइक, देखो न्यूट्रिशन लेके अपने आप को ऐसा बल्ज जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ बना लेता है। उसके बाद धीरे धीरे ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर ये अपना थोड़ा ग्रो होने लगेगा, न्यूट्रिशन लेने लगेगा। जब इसे लगेगा कि अब मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ तो ये क्या करेगा, पेरेंट की बॉडी से निकलकर बाहर जाके जीने लगेगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें वीडियो दी गई है जो तुम्हें एकदम अच्छे से समझेगा। ये तुम्हारा ईस्ट है पेरेंट सेल, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस ग्रोथ हो रहा है,
तो यहाँ पे ऐसे बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर एक टाइम के बाद जब इसकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी तो ये बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो ये टाइप के हम रिप्रोडक्शन को बोलेंगे बडिंग। ओके, नेक्स्ट अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें बेसिकली दो एग्जांपल कंसिडर किए गए बेटा। पहला है स्पायरोगायरा और सेकंड वन इज अ स्वॉन, जिसको हम साइकॉन भी बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन इट सेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेगमेंट होंगे, पार्ट टूटेंगे। जिस तरीके से देखो ये एग्जांपल है स्पायरोगायरा का, सॉरी ये एग्जांपल है तुम्हारा फिलामेंट का। तो देखो ये फिलामेंट है, ठीक, कैसे एक एक पार्ट ब्रेक हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है। तो ये तुम्हारा स्पायरोगायरा हो गया कि बॉडी क्या हो रही है, अपने आप को पहले फ्रेगमेंट तोड़ रही है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना रही है। द सेकेंड वन इज क्या है बेटा तुम्हारा, साइकॉन। साइकॉन इज अ बेस्ट एग्जांपल। साइकॉन में भी तुमको वही चीज होगा। साइकॉन में भी क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट देखो उसके निकलेंगे, न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो ये भी एक तरीके का क्या है, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, किसमें जाएंगे हम, रीजनरेशन में। रीजनरेशन में देखो क्या दिया, रीजनरेशन में तुम्हारा दो बेस्ट एग्जांपल लिया हुआ है। पहला प्लेनेरिया, द सेकेंड वन इज अ लिजार्ड। रीजनरेशन दो टाइप का होता है। रीजनरेशन मतलब कोई पार्ट जो मतलब खराब हो गया हो, आप उसको वापस से रीजनरेट कर पाते हो, वापस से उसको बना पाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन करना। रीजनरेशन लिमिटेड भी होता है, अनलिमिटेड भी होता है। यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो अनलिमिटेड है, जिसमें पहला वाला एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये तुम्हें प्लेनेरिया दिख रहा है। प्लेनेरिया क्या करता है, अपने हर एक पार्ट से, अपने हर एक पार्ट को ब्रेक करता है और नए नए प्लांट, नए नए स्पीशीज या नए नए सेल बनाता है, और उस नए नए सेल से न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा एग्जांपल है लेजार्ड। लेजार्ड जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तो वो अपने क्या करता है, टेल को छोड़ देता है। फिर उसके बाद वो रहता है, अपने टेल को वापस कुछ टाइम के बाद अपने बॉडी से रीजनरेट कर लेता है, वापस से बना लेता है। तो ये जितने एग्जांपल है तुम्हारे, ये कौन से हैं, लिमिटेड है, कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो ये अपने बॉडी के कुछ पार्ट को लेफ्ट ओवर कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर एक टाइम के बाद उसको वो ग्रो कर लेते हैं। देन अगेन बर्डिंग है। ये बर्डिंग किसमें है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो बर्डिंग में नॉर्मली क्या होगा, एग्जांपल हाइड्रा लेंगे हम लोग। हाइड्रा में होता क्या है, ये तुम्हारा प्लांट देखो हाइड्रा है। हाइड्रा सेम अगेन, इसके जो न्यूक्लियस है उसमें एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होने लगता है धीरे धीरे। ये उसकी बॉडी में ही रहता है, पेरेंट्स की बॉडी में, बॉडी से पूरा सप्लाई, न्यूट्रिएंट का सप्लाई लेगा। देखो किस तरीके से ये बल्ज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बॉडी से न्यूट्रिएंट का सप्लाई ले रहा है, और एक टाइम के बाद जब उसके पास पूरा सफिशिएंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना इंडिविजुअल ग्रो करेगा। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कि इन केस ऑफ हाइड्रा, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा तो इनकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ, ये इस तरीके से एक आउटग्रोथ दिखेगा। ये आउटग्रोथ तब तक के उसकी बॉडी में रहेगा जब तक ये अपने आप को सफिशिएंटली ग्रो नहीं कर पाता। फिर जब ये सफिशिएंट ग्रो हो जाएगा तो ये बॉडी से डिटैच होकर खुद से जीने लगेगा। तो ये जो आउटग्रोथ हो रहा है, ये जो ऊपर ऐसा बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तुम उसे क्या बोलोगे बेटा, बर्डिंग बोलोगे। नेक्स्ट, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि अगर तुम प्लांट के, जैसे रूट का पार्ट है, स्टेम का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, या बर्ड का पार्ट है, उस पार्ट से अगर तुम कोई भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हो तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलोगे तुम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे देखो पहली वाली जो तुमको वीडियो ये है, इसमें क्या हो रहा है, तुम रूट से न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे, जैसे रूट से ये तुम्हारा जिंजर है, रूट क्या कर रहा है, उसका जिंजर बना रहा है, मीन्स हम रूट के इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। सेकेंड वन हमने ये भी देखा है, पोटैटो। पोटैटो इज द बेस्ट एग्जांपल, जो क्या करता है, रूट से फॉर्म होता है, प्लस उसके पास क्या आती है, आई बर्ड्स होती है उसके स्किन पे। देन नेक्स्ट तुम्हारा लीव्स में एग्जांपल क्या लिया गया है, ब्रायोफाइट, जो फाइलम होते हैं उसमें लीव से हम न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल है। देन स्टेम जो होती है, उस स्टेम से भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, नए नए पौधे बना सकते हैं। तो ये सब कौन सा पार्ट है, आइदर इट इज रूट पार्ट, स्टेम पार्ट और लीफ पार्ट। अगर तुम इनसे कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हो तो समझ जाओ वो कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन
सबसे पहले हम कैसे पता लगाएंगे कि स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ या नहीं, उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। वो एक्सपेरिमेंट ये है, नॉर्मली हम लोग घर में भी कर सकते हैं। हमारे पास ब्रेड जो होगा, वो अगर हमारे पास बचा हुआ ब्रेड है और उसको हमने ऐसे ही रख दिया, फ्रिज में रख दिया है या कहीं पे भी ऐसे ओपन करके रख दिया, तो नॉर्मली क्या होगा उस ब्रेड के अंदर बेटा, वो ब्रेड सड़ने लगेगा। उसके ऊपर इस तरीके से ये फंगी आ जाएगी, व्हाइट व्हाइट काई आ जाती है। दैट मीन्स ब्रेड क्या हो गया, खराब हो गया। अब तुम इसे क्या करोगे, लेके जाके माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। तो जब इसको, इस व्हाइट वाले स्किन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, हाइड्रा वाला स्ट्रक्चर है। ये ऐसे हाइफे मिलेंगे, स्पोरेंजिया है। इस तरीके से तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलेगा, जब तुम इस फंगी को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या काम करते हैं, हम उसको देखेंगे। तो देखो, जो ये हाइड्रा है, इसमें क्या होगा, ये नॉर्मली फिलामेंटेड बॉडी होती है। फिलामेंटेड मीन्स इस तरीके से उसके पास लंबी लंबी ये रस्सी दिख रही है, इट इज कॉल्ड फिलामेंट बॉडी। इसको हम बोलते हैं फंगी, और इसके पास कैसी बॉडी होती है, फिलामेंट बॉडी होती है। अब फिलामेंट बॉडी होती है तो इस तरीके से उसके पास दिख रहा है आपको स्पोरेंजिया, ये जितने आपको गोल स्ट्रक्चर, इट इज ऑल स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, दिख रही है, स्पोर्स बन रहे हैं और एक टाइम के बाद ब्रेक हो रहे हैं, इसमें से निकल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो फिलामेंट बॉडी है, ये अपने ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद अपने ऊपर ये स्पोरेंजिया बनाएगी। ये स्पोरेंजिया एक टाइम के बाद ब्रस्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रस्ट होंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, दिख रहा है, स्पोर्स निकल रहे हैं। ये स्पोर्स यहाँ वहां फैल जाएंगे, और ये जहां जहां फैल के जाएंगे वहां पे भी क्या होगा, इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंगी ग्रो होने लगेंगे। और ये कैसे ग्रो होते हैं, कॉलोनीज में, मतलब एक अकेला नहीं होता है, ये बहुत सारे स्पोर एक साथ जाकर गिरते हैं। इस तरीके से देखो, जैसे ये एक साथ पूरे झुंड में ग्रो है ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉलोनी। तो ये कॉलोनीज में ग्रो होते हैं। और हमेशा याद रखना, इसकी कंडीशन कैसी होती है, गर्म, और क्या होगा, थोड़ा पानी, नमक, जहां पे गर्मी ज्यादा होगी और नमी होगी वहीं पे ये ऑर्गेनिज्म ज्यादातर ग्रो होते हैं। इसलिए जब चीजें खराब होती है, तो चीजें खराब होने का दो ही रीजन होता है, आइदर उसमें पानी हो या फिर गर्मी ज्यादा हुई होगी। ओके।